Good evening, friends. Myself Vivekanand Mishra, and today's topic is एब्रेप्शियो प्लेसेंटा. फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया दोनों कॉज है एंटीपार्टम हैमरेज का. मतलब प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरिंग अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके कॉजेज़ होते हैं. तो उसमें पहला था प्लेसेंटा प्रीविया जो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन हुआ था, और इस वीडियो में एक्सप्लेन होगा एब्रेप्शियो प्लेसेंटा. तो हम देखते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है. प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ और डिटैचमेंट फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस. मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूट्रस होता है जिसमें प्लेसेंटा अटैच रहता है, वहाँ से उसका सेपरेशन होता है. जो यूट्राइन वॉल होता है वहाँ से प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है. प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है. मतलब अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, टर्म से पहले ही से प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाना, उसको बोलते हैं प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा. वही हो जाता है. मतलब ब्लीडिंग ड्यू टू प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा. प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको एब्रेप्शियो प्लेसेंटा बोलते हैं. ये एक कॉज होता है एंटीपार्टम हेमरेज का. मतलब एंटीपार्टम हेमरेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको एपीएच बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज. और उसका एक ये कॉज होता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, जिसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा के प्री मैच्योर सेपरेशन की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है. अब हम टाइप्स देखते हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. तो पहला टाइप्स हम देखते हैं कि रिवील्ड होता है. रिवील्ड में क्या होता है कि फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा द ब्लड इंसाइनुएट डाउनवर्ड्स बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ द ब्लड कम्स आउट ऑफ द सर्विकल कैनाल. मतलब कि क्या होता है, जो ब्लड होता है वो फ्लो, पहले तो ये चीज़ इसमें जो क्या होता है ब्लड होता है वो फ्लो आउट हो जाता है सर्विकल कैनाल के थ्रू. तो इसमें होता क्या है, जो ब्लड है इंसाइनुएट बिटवीन द ब्लड इंसाइनुएट्स डाउनवर्ड. मतलब वो नीचे की तरफ आता है बिटवीन मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ. जो मेम्ब्रेन होती है, एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है और जो डेसिडुआ होता है उसके बीच से जो ब्लड होता है वो फ्लो कर जाता है थ्रू कम्स आउट सर्विकल कैनाल के थ्रू जो ब्लड होता है वो फ्लो कर जाता है. मतलब वो विजिबल होता है, बाहर आ जाता है, वो होता है रिवील्ड. और दूसरा है कंसील्ड में क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है डेसिडुआ और मेम्ब्रेन के बीच में, या फिर प्लेसेंटा के पीछे जो ब्लड होता है वो कलेक्ट हो जाता है. ब्लड कलेक्ट्स बिहाइंड सेपरेटेड प्लेसेंटा और कलेक्टेड इन बिटवीन मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ के बीच में. डेसिडुआ क्या होता है, वो जो एंडोमेट्रियम होता है जहाँ पे ये इम्प्लांट हुआ रहता है प्लेसेंटा, वो उसी के बीच में मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा के बिटवीन में ये कलेक्ट हो जाता है ब्लड, उसको बोलते हैं कंसील्ड. तो इसमें क्या होता है, द कलेक्टेड ब्लड प्रिवेंटेड कमिंग फ्रॉम, ये सर्विक्स के थ्रू बाहर नहीं आता है. क्यों बाहर नहीं आता है, क्योंकि जो फीटस होता है उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो लोअर सेगमेंट की तरफ होता है, और वो जो लोअर सेगमेंट की तरफ प्रेशर बनाए हुए होता है, जिसकी वजह से पूरा प्रेशर बना हुआ है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता है. तो वो ब्लड बाहर नहीं आ पाता है तो वो कहाँ रह जाता है, तो कई बार वो प्लेसेंटा के पीछे ही रह जाता है, या फिर कई बार जो मायोमेट्रियम होता है, मतलब जो यूट्रस होता है उसमें वो चला जाता है. उसके जो मसल्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्व नहीं करते हैं. जो मसल्स होता है, रुक जाए, द प्लेसेंटा इज रिटर्न बिहाइंड द प्लेसेंटा एंड फोर्स इन द मायोमेट्रियम. और मायोमेट्रियम में फोर्स्ड हो जाता है, मतलब मायोमेट्रियम में चला जाता है, वेयर ईच इन्फिल्ट्रेट बिटवीन द मसल्स फाइबर, जो कि मसल फाइबर ऑफ यूट्रस के मसल फाइबर में चला जाता है. उसको क्या बोलते हैं, कोवलेयर यूट्रस और यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी. तो कोवलेयर यूट्रस किसको बोलते हैं, या फिर यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी किसको बोलते हैं, जब ब्लड इन्फिल्ट्रेट बिटवीन द मसल फाइबर ऑफ द यूट्रस, तो उसको क्या बोलते हैं, कोवलेयर यूट्रस. मतलब जो ब्लड होता है वो मसल फाइबर के बीच में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है या उसमें चला जाता है, उस पर फोर्स डाउन हो जाता है प्रेशर की वजह से. या फिर ऐसा भी होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, उसके टीयर होने की वजह से जो ब्लड होता है वो एमनियोटिक सैक में भी कभी कभी चला जाता है. थर्ड जो टाइप है वो मिक्स्ड है.
इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप सम पोर्शन ऑफ द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड, मतलब इसमें क्या होता है, कुछ जो ब्लड का कुछ पोर्शन जो होता है वो अंदर इनसाइड कलेक्ट रहता है, मतलब डेसिडुआ और मेम्ब्रेन के बीच में, और कुछ ब्लड का जो पार्ट होता है वो फ्लो आउट हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल टाइप्स देखते हैं, क्लिनिकल फीचर टाइप्स देखते हैं। तो ये सिम्टम्स के बेस पे होते हैं कि कितनी सीवियरिटी है। तो इसमें पहला आता है ग्रेड 0। ग्रेड 0 में क्या होता है, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जैसे कि ब्लीडिंग, पेन, ये सब एब्सेंट होता है, मतलब ऐसे पता नहीं चलता है। अगर उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ जैसे कि यूएसजी, तो फिर पता चल जाता है कि मदर को एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का प्रॉब्लम है। और फिर जो दूसरा होता है वो है ग्रेड 1, मतलब पहला ग्रेड 0 था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और जो दूसरा होता है वो होता है ग्रेड 1। उसमें क्या होता है कि स्लाइट वजाइनल ब्लीडिंग, माइल्ड थोड़ी वजाइनल ब्लीडिंग होती है, टेंडरनेस मे बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट, शॉक नहीं होता है, मतलब इतना ब्लीडिंग नहीं होता है कि मदर शॉक में चली जाए, और जो फीटल हार्ट साउंड होता है वो प्रॉपरली सुनाई देता है। फिर आता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या होता है कि मॉडरेट वजाइनल ब्लीडिंग होती है, मतलब इसमें थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसमें यूट्राइन टेंडरनेस प्रेजेंट होता है, इसमें मैटरनल पल्स जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बीपी जो होती है वो नॉर्मल रहती है, शॉक प्रेजेंट नहीं रहता, मतलब अभी इतनी ब्लीडिंग नहीं हुई है कि मदर शॉक में चली जाए, फीटल डिस्ट्रेस में हो सकता है, और या फिर चांस होता है फीटल डेथ का। फिर इसका अगला आता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या होता है, ब्लीडिंग इज सीवियर, मतलब सीवियर ब्लीडिंग होती है, यूट्राइन टेंडरनेस प्रेजेंट रहता है, मदर शॉक में चली जाती है, और फीटल डेथ होने के चांसेस पूरे रहते हैं। फिर इसके कॉजेज़ हम देखते हैं कि किसके वजह से ऐसा होता है। तो पिछले वाले में क्या था, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या था, इडियोपैथिक था या फिर डॉपिंग डाउन थ्योरी था, ऐसा कुछ था। लेकिन इसमें क्या है, इसका कॉज फैक्टर प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है कि स्पाज्म की वजह से, जैसे यूट्राइन स्पाज्म की वजह से ऐसा हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से, ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट कॉर्ड के में खिंचाव होने की वजह से, या फिर अगर मदर को ट्रॉमा होता है उसकी वजह से, मल्टीपैरिटी की वजह से एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है, PIH मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अच्छा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ये मेन कॉज होता है जिसके वजह से एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होता है। यही ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन हो जाता है, और हाइपरटेंशन होने की वजह से ब्लड जो होते हैं, ब्लड वेसल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो कनेक्शन होता है, जैसे फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, मतलब मैटरनल से प्लेसेंटा में ब्लड का प्रॉपर ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो पाता, और नेक्रोसिस होने लगता है, और वो सेपरेट हो जाता है प्लेसेंटा, या फिर कोई कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन हो उसके वजह से ऐसा हो सकता है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो माइल्ड टू मॉडरेट डार्क ब्लीडिंग होती है, इसमें ब्लीडिंग जो होती है वो डार्क होती है, वो माइल्ड टू मॉडरेट होती है, या मतलब थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर पेनफुल ब्लीडिंग होती है, मतलब प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग थी, कॉजलेस ब्लीडिंग थी, पेनलेस ब्लीडिंग थी। इसमें क्या है कि पेनफुल ब्लीडिंग है, पेन होगा, एब्डोमिनल पेन भी होगा, टेंस एंड फर्म यूट्रस, जो यूट्रस होगा वो टेंस्ड होगा, टेंडरनेस होगा, शॉक में मदर जा सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है या होगा हाइपरटेंशन, FSH जो होगा फीटल हार्ट साउंड वो मे बी और मे नॉट बी एब्सेंट, और डिमिनिश्ड यूरिनरी आउटपुट, जो यूरिनरी आउटपुट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसका डायग्नोसिस क्या क्या है वो देखते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, मतलब कोई भी जेनाइटल प्रॉब्लम होती है तो उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी एक कॉमन होता है, और MRI भी होता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में जो प्लेसेंटा है उसका लोकेशन पता चल जाएगा, और अगर कोई हीमेटोमा है, जैसे अगर ब्लीडिंग हुई है तो, या फिर ऐसा हो सकता है ब्लीडिंग बाहर आई हो तो विजिबल हो जाएगा, और या फिर नहीं तो वो अंदर हीमेटोमा प्रेजेंट होगा, तो उससे पता किया जा सकता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी से उसका प्लेसेंटा को लोकेशन पता चल सकता है। या फिर कोगुलेशन फाइल, मतलब जिसमें क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, प्लेटलेट काउंट, इसमें क्या होता है कि
एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में कोगुलेशन फैक्टर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इससे डायग्नोसिस का पता किया जा सकता है। वैसे अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है और एमआरआई से। और हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट से पहले प्रिवेंशन देखते हैं। अवॉइडेंस ऑफ ट्रॉमा, मतलब मदर को जो ट्रॉमा से बचाना है, अगर जैसे वर्जन का जैसे वर्जन होता है, वर्जन के यूज़ में या फिर इस ऐसे में मदर को ट्रॉमा से बचाना है। हाँ, अवॉइडेंस ऑफ ट्रॉमा, मदर को ट्रॉमा से बचाना। और अवॉइड डिकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस। अच्छा, एक चीज़ कॉजेज़ में हम कुछ पॉइंट बताना भूल गए हैं, उसको हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कि एक कॉज होता है, मतलब कॉजेज़ होता है इसका एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का, और कॉजेज़ है जैसे सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है वो सुपाइन पोजीशन में लेट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, जो बेबी जो मदर का जो यूट्रस में जो फीटस होता है, फीटस की वजह से डिकम्प्रेस होने की वजह से जो ब्लड होता है, जैसे मदर ऐसे लेट गई जैसे मदर लेट गई है, मदर की पीठ है ये वाली, और मदर लेट गई, तो नीचे से जो ब्लड का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो ब्लड ऊपर से नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो वहाँ पे डिकम्प्रेस हो जाता है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और मदर को प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुँच पाता है, तो उसको बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। ये भी एक कॉज होता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का। और यूट्राइन डिकम्प्रेशन होता है। यूट्राइन डिकम्प्रेशन में क्या होता है कि जो मदर होती है वो प्रोन पोजीशन में आ जाती है, जिससे उसका जो बेबी होता है वो डिकम्प्रेस हो जाता है, और ये कॉज है, डिकम्प्रेस हो जाता है। और जो प्लेसेंटा होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से प्लेसेंटा का जो सेपरेशन होने का चांस होता है। और कॉज है सिक प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा जैसे एक होता है प्लेसेंटल सर्कमवैलेट, उसके वजह से। और प्लेसेंटल एनॉमली, मतलब कोई प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटी होने की वजह से जल्दी सेपरेशन हो सकता है प्लेसेंटा का। तो हम प्रिवेंशन देख रहे थे, तो अवॉइड डिकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस, मतलब जो यूट्रस है उसको डिकम्प्रेस होने से बचाना है। मदर को लेटरल पोजीशन में स्लीप करवाना है, जैसे ना कि प्रोन में ज़्यादा, क्योंकि प्रोन में और ये सुपाइन में करवाने की वजह से उसके जो वेसल्स होते हैं उस पर प्रेशर पड़ सकता है। और फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एक कॉज था जिसकी वजह से ये एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हो रहा था, तो फोलिक एसिड डिफिशिएंसी होने से रोकना है, उसको फोलिक एसिड टैबलेट देना है। ये प्रिवेंशन था। अब मैनेजमेंट देखते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट में क्या होगा कि जो 2 केसेस थे, मतलब एक कंसील्ड था एक रिवील्ड था, तो पहले हम कंसील्ड में क्या मैनेजमेंट होगा कि अगर पेशेंट लेबर में है तो उसको आर्टिफिशियल और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और ऑक्सीटोसिन देंगे और वेजाइनल डिलीवरी करा लेंगे। और अगर पेशेंट लेबर में नहीं है तो डिलीवरी कराने के लिए उसको ARM देंगे, मतलब वही आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और वेजाइनल डिलीवरी करा लेंगे। और अगर वेजाइनल डिलीवरी नहीं होती है तो फिर सिजेरियन सेक्शन करेंगे। मतलब रिवील्ड में क्या होगा कि तुरंत डिलीवरी करा लेंगे, या मोस्टली वेजाइनल डिलीवरी या फिर सिजेरियन सेक्शन करेंगे। और अगर कंसील्ड है तो फिर डिलीवरी कराएंगे। मतलब अगर एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का या ब्लीडिंग का केस है तो तो डिलीवरी तुरंत करानी है, और उसको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे या फिर सिजेरियन डिलीवरी करा देंगे। और इसमें जैसे अगर मदर को जो ब्लड की या फ्लूइड की ज़रूरत होती है, कम होता है, तो उसको फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट होगा। वेजाइनल डिलीवरी इफ़ ब्लीडिंग इज़ मिनिमल, और सिजेरियन डिलीवरी इफ़ हैमरेज, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा है और फीटल हार्ट रेट, मतलब अगर सीवियरिटी है तो फिर सिजेरियन डिलीवरी, और अगर सीवियरिटी नहीं है तो वेजाइनल डिलीवरी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन भी है इसमें। सीवियर शॉक में कॉज रीनल फेल्योर, मतलब सीवियर शॉक होने की वजह से मदर रीनल फेल्योर में जा सकती है। मतलब जैसे शॉक होगा तो फिर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस होगा और ऑर्गन फेल्योर होने लगते हैं।
तो उसके वजह से रीनल फेल्योर हो सकता है। अब हेवी ब्लड लॉस की वजह से बस रीनल फेल्योर नहीं, पिट्यूटरी नेक्रोसिस होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज में आकर एज अ रिजल्ट ऑफ कोवुलेयर यूट्रस। कोवुलेयर यूट्रस की वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़, कभी भी वेजाइनल डिलीवरी कराने के लिए हमेशा आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे ही जो मेम्ब्रेन होता है उसका रप्चर करते हैं, रप्चर करते ही वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है। यूट्रस में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है। जैसे कुछ जगहों पे, जैसे फीमेल की बॉडी में जेनिटल ट्रैक्ट में कुछ जगहों पे जैसे ही कुछ जगह होती हैं जो जिनको टीयर अप होने पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है, तो जो मेम्ब्रेन होता है उसका अगर रप्चर करेंगे तो वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिसके वजह से वजाइनल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये क्लास कंप्लीट हो गई और अगले वीडियो में हम लोग प्री एक्लेम्सिया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।